तो कोड लवर, स्वागत है तुम लोगों का एक और वीडियो में। इससे पहले तुम लोगों ने पढ़े थे फंक्शंस, और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनियन और स्ट्रक्चर्स। ये जो वीडियो है सी प्लस प्लस फंडामेंटल की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद से स्टार्ट होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्चर होते क्या हैं। तो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तुम लोग समझ सकते हो किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट। अब मान लो तुम्हें कोई व्हीकल डिज़ाइन करना है, कोई गाड़ी डिज़ाइन करनी है, तो तुम लोग उसमें क्या देखोगे कि उसकी टॉप स्पीड कितनी रहेगी, उसका इंजन कैसा होगा, उसमें कितने टायर्स होंगे। तो ये सब क्या होगा, उसके फीचर्स हो गए, उसका एक ब्लूप्रिंट हो गया कि गाड़ी ऐसे दिखेगी। और फिर उस ब्लूप्रिंट को देखते देखते तुम उस पूरी गाड़ी को बनाओगे। ऐसा ही होता है कुछ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा मेंबर्स उसके बनाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बनेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर भी ब्लूप्रिंट की तरह ही काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्या एग्जांपल लूँ, चलो देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मैं अपनी क्रश का एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। जो क्रश है ना, मतलब तुम लोग समझ रहे होगे, हाँ, तो उसी का एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कैसा। बाकी देखो, क्रश के नाम से कितनी जल्दी क्रश को मत देखो, कोड को देखो, कोडर बनो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो स्ट्रक्ट मैंने लिखा। सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर अगर तुम्हें बनाना है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट। उसके बाद तुम लोग को लिखना पड़ेगा उसका नाम। तो इधर पे मेरी क्रश का नाम, तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इधर पे हम लोग अपनी क्रश को बुलाएंगे, मतलब तुम लोग नहीं, मैं अपनी क्रश को बुलाऊंगा डोनट। तो इधर पर नाम मैंने दे दिया डोनट। और कर्ली ब्रेसेस, इधर सेमीकोलन। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है। अब स्ट्रक्चर के अंदर डेटा मेंबर्स बनेंगे, जो कि हमें बताएंगे कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। अब अगर तुम लोगों की भी कोई क्रश होगी तो तुम लोग क्या देखोगे उसमें, कि वो क्यूट कितनी है, या उसमें एटीट्यूड कितना है, या उसकी हाइट कितनी है। तो यही सब तो बना लेते हैं डेटा मेंबर्स। तो सबसे पहला डेटा मेंबर बनाता हूँ। तो सबसे पहला डेटा मेंबर बनाते हैं हाइट का, तो इंट हाइट। दूसरा डेटा मेंबर बनाते हैं क्यूटनेस का, तो इंट क्यूट। और तीसरा डेटा मेंबर बनाते हैं एटीट्यूड। तो अच्छा, हाइट जो हम लोग पॉइंट में लेंगे 5.2, तो इसको हम लोग इंट की जगह पे फ्लोट लिख लेते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया डोनट नाम का, और उसके अंदर डेटा मेंबर्स बना दिए। तो ऐसे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे कि तुम लोग अभी भी जितने भी डेटा टाइप पढ़े, वो सारे थे प्रिमिटिव। जैसे उसमें आ गया इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। ये सब कैसे थे? ये सब थे प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, नाम से ही तुम लोगों को पता चल रहा होगा कि इनको डिफाइन करता है यूजर, मतलब जो कोड लिख रहा है। तो इस डेटा टाइप के क्या क्या फीचर्स होंगे वो यूजर खुद बताता है, ठीक है। अब डेटा टाइप, तो ये कैसे हो गए? ये हो गए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब स्ट्रक्चर से हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, मतलब इस उस स्ट्रक्चर का इंस्टेंस कैसे बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो हमारे पास बन गया। अब उस ब्लूप्रिंट से एक एक्चुअल चीज कैसे बनाएंगे कोड में, तो वो देखते हैं। तो डेटा टाइप हमारा हो गया डोनट, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें बताया जो भी स्ट्रक्चर तुम लोग बनाओगे वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा। अब इस डेटा टाइप का नाम क्या हम लोग डी रख लेते हैं। तो ये बन गया हमारा डी नाम का वेरिएबल, जिसका डेटा टाइप क्या है? डोनट। और डोनट क्या है? हमारा स्ट्रक्चर, जो कि होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि तुम लोगों को याद हो जाए। अब एक एक करके जितने भी डेटा मेंबर्स हैं इस स्ट्रक्चर में, उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हाइट। तो अपनी जो क्रस है उसकी हाइट कितनी होगी? एग्जाम्पल के लिए मान लेते 5.2। और उसके बाद क्यूटनेस, तो क्यूटनेस लिख देते हैं 100। देख 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 कैसे देख रहा है, दूसरों की क्रश को मत देखो, कोड पे ध्यान दो। और तीसरा हम लोग लिखते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड में, एटीट्यूड तो है नहीं, चलो 20 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारे तो ये हमने कर दिए सारे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज। अब इनको यूज में कैसे लेंगे? मान लो इनसे कोई भी काम कराना है, प्लस माइनस जो भी, तो वो हम लोग नॉर्मल जैसे यूज में ले सकते हैं। जैसे मान लो मुझे एटीट्यूड और क्यूटनेस को प्लस कराना है, तो कैसे कराऊं? तो मैंने एक इंटीजर बनाया बी, जिसके अंदर मैंने क्या करा, डी डॉट क्यूट प्लस डी डॉट एटीट्यूड।
ऐसे करके हम लोग प्लस कर सकते हैं, मतलब इन डेटा मेंबर्स के साथ तुम लोग जैसा ऑपरेशन चाहो वैसा ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसे प्रिंट करा कर देख लेते हैं कि हमारे जितनी वैल्यू वो सही असाइन हुई कि नहीं हुई। तो प्रिंट कराएंगे सी आउट, और एक एक करके सारी चीज़ें प्रिंट करा देंगे। अब इसे मैं करता हूँ सेव, और इधर पे मैं कर देता हूँ कंपाइल, और इसे करा देता हूँ रन। तो देखो, क्रस्ट नेम डोनट, क्यूटनेस हमारी 100 हो गई, हाइट 5.2 हो गई, और एटीट्यूड हो गया 20। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं यूनियन की तरफ। तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया बिल्कुल सेम टू सेम यूनियन बनेगा इसी तरह से। तो इस पूरे को मैं कर देता हूँ इधर पे कमेंट आउट। अब हम लोग देखेंगे यूनियन को, तो जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ही सेम टू सेम होता है यूनियन। स्ट्रक्चर भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और यूनियन भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब यूनियन के एग्जांपल के लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं क्रश का। अब ये मत कहना नवनीत भाई तुम्हारी दो दो क्रश हैं, ऐसा नहीं है ठीक है ना, तो मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग के जैसा नहीं हूँ मैं, ठीक। अब कमेंट में ऑफेंड मत हो जाना, ओके। चलो तो देखो, तो यूनियन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्ट लिखा था, वैसे यूनियन को बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यूनियन। यूनियन लिखने के बाद उसका नाम देंगे हम लोग। तो इधर पे मैं नाम दे देता हूँ, पहले डोनट दिया था, अब क्या दूँ, इधर पे मैं दे देता हूँ रसमलाई। ठीक है, और इधर कर लिए ब्रेसेस और सेमी कॉलन। ये बन गया हमारा यूनियन, जैसे स्ट्रक्चर था सेम टू सेम यूनियन, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग इसमें भी डेटा डेटा मेंबर्स बनाएंगे, तो जो पहले बनाए थे डेटा मेंबर्स वही बना लेते हैं। फ्लोट, हाइट, इंट, क्यूट, इंट, एटीट्यूड। ओके, ये हो गए हमारे सारे डेटा मेंबर्स। अब हम लोग इसे इधर पर आकर डिफाइन कर देंगे। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो हम लोग डेटा टाइप में क्या देंगे, रसमलाई, और नाम दे देंगे हम लोग आर। अब जैसे डोनट इनिशियलाइज करा था वैसे ही इसे, तो सेम टू सेम मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, इधर कर दूंगा पेस्ट, बस ये कमेंट हटा दूंगा। और पहले नाम था डी, अब नाम है हमारा आर, तो डी की जगह पे सब जगह कर दूंगा मैं आर। तो ये हो गए हमारे सारे डेटा मेंबर इनिशियलाइज। थोड़ी वैल्यूज को मैं चेंज कर देता हूँ इधर पे। इसकी हाइट है 5'7", ठीक है। हाँ मैं इतनी गौर से नहीं देखता, लेकिन ठीक है, हाइट 5'7" ही होगी। और एटीट्यूड भर भर के है, तो 80 कर देता हूँ। इसे करता हूँ सेव। अब इसको हम लोग करा देंगे प्रिंट। अब प्रिंट के लिए मैं ये वाले सारे कमेंट कमेंट को हटा देता हूँ, और इधर पर मैं लिख देता हूँ रसमलाई, और इधर पे मैं लिख देता हूँ डी की जगह, जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे मैं लिख दूंगा आर। तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे लिख देता हूँ आर, और करता हूँ सेव। तो अब देखो, हम लोगों ने यूनियन को इनिशियलाइज कर दिया, यूनियन को प्रिंट कराने के लिए कोड लिख दिया। तो अब हम इसे सेव करके एक बार रन करा कर देख लेते हैं कि ये सही से काम कर भी रहा है कि नहीं। और वीडियो ए डॉट सी पी पी, इसे करा दिया कंपाइल, और इसे कराया पहले क्लियर, अब कराते हैं रन। तो देखो, तो अब देखो, इसे रन कराने के बाद क्यूटनेस में 80 आ गया, ठीक है। और एटीट्यूड में हमारा 80 आ गया। हाइट में, मतलब जो वैल्यू हम लोगों ने असाइन कराई थी उसके अलावा कुछ वैल्यू आ रही है। अब ऐसा किस लिए हुआ, तो अब वो हम लोग देखते हैं। तो देखो, अब इसी से हम लोग समझेंगे डिफरेंस स्ट्रक्चर का और यूनियन का, और ये क्यों हुआ ये भी हम लोग देखते हैं कि जो वैल्यू हम लोगों ने सेव कराई थी वो वैल्यू क्यों नहीं आई। अब इसको समझने से पहले मैं सब कुछ कर देता हूँ कि एक बार मैं सबको कमेंट आउट से हटा देता हूँ, मतलब स्ट्रक्चर भी बना रहने देता हूँ और यूनियन भी। तो इसे मैंने हटाया कमेंट से, और इधर पर इसे मैंने हटाया कमेंट से, और ये रहा हमारा डोनट वाला पार्ट, और ये रसमलाई वाला। इधर पर मैं इसे दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, और इसे इधर पर दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ।
और इधर रसमलाई की जगह पे लिख देता हूँ डोनट। और इधर पर मैं लिख देता हूँ आर की जगह पे डी। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट होगा हमारा डोनट के लिए, मतलब स्ट्रक्चर के लिए, और एक प्रिंट स्टेटमेंट होगा हमारा यूनियन के लिए। अब इसे कराता हूँ सेव, और दोबारा से इधर कराता हूँ कंपाइल, और फिर इसे कराता हूँ रन। तो देखो, इधर पर जो क्रस्ट नेम डोनट 5.2 120, यहाँ पर जितनी वैल्यूज थी सबकी सब बिल्कुल करेक्ट आई, लेकिन हमारे स्ट्रक्चर में वैल्यू करेक्ट नहीं आ रही, इनकरेक्ट आ रही हैं। जो हमने असाइन करी हैं उससे अलग वैल्यूज आ रही हैं। अब वो देखते हैं किस लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो डेटा मेंबर्स हम लोग यूनियन में बना रहे हैं और स्ट्रक्चर में बना रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है जिससे ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर में हम लोग जितने भी डेटा मेंबर्स बनाएंगे उन सबकी लोकेशन होगी अलग अलग जगह पर। जैसे ये फ्लोट मेमोरी, जैसे फ्लोट हाइट जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर में बनाया है, और इंट क्यूट स्ट्रक्चर में, तो ये अलग अलग जगह पर होगी मेमोरी लोकेशन में, ये अलग अलग जगह पर होंगे। लेकिन जो यूनियन है, जिसमें हम लोगों ने ये हाइट और क्यूट और ये एटीट्यूड जितने भी डेटा मेंबर बनाए हैं, वो सब मेमोरी में एक ही जगह पर होंगे, एक ही साथ होंगे। अब इसमें जो साइज होता है वो कैसे डिफाइन होता है। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जितने भी डेटा मेंबर्स बनते जाएंगे उन सबका जितना भी बाइट, जैसे फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता है, इंट भी 4 बाइट लेता है, किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्लोट 8 बाइट भी ले लेता है। तो उनके साइज के अकॉर्डिंग इधर जो स्ट्रक्चर होगा उसका साइज डिफाइन होगा। लेकिन यूनियन में क्या होगा, यूनियन में वो देखेगा कि जो डेटा मेंबर्स है उसमें से सबसे बड़ा साइज कौन से वेरिएबल का है। जैसे कि इसमें मान लो सबसे बड़ा साइज है फ्लोट वेरिएबल का, जो यूनियन है रसमलाई वाला, तो उसमें जो सबसे बड़ा साइज डेटा मेंबर कौन सा है, फ्लोट का है। तो वो क्या करेगा कि सबसे बड़ा जो डेटा मेंबर का साइज होगा वही साइज वो दे देगा। अब इसको प्रूफ के लिए हम लोग देखते हैं, हम लोग दोनों के स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों का साइज प्रिंट कराते हैं। तो इतने पूरे को थोड़ी देर के लिए करते हैं कमेंट आउट, और इधर पर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों का साइज प्रिंट कराते हैं, जिससे कि मैंने जो तुम्हें समझाया वो तुम लोग प्रैक्टिकली देख पाओ। तो सी आउट साइज ऑफ डी, डी हमारा हो गया स्ट्रक्चर, और इससे पहले मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद स्पेस देके, या फिर एंड एल दे देता हूँ, दूसरी लाइन में प्रिंट करा देता हूँ, और इधर पर डी की जगह कर देता हूँ आर, क्योंकि हमारा वेरिएबल बना था आर नाम का यूनियन में। इसे करते हैं सेव, कंपाइल, और इसे करते हैं थोड़ा सा क्लियर, और रन। तो देखो, साइज ऑफ स्ट्रक्चर हमारा निकल कर आया है 12, और यूनियन का साइज कितना आया 4। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो सबसे बड़ा डेटा टाइप है उसका साइज निकल कर यहाँ पर आएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं फ्लोट की जगह डबल कर देता यूनियन में, और अब अगर मैं इसे यूनियन का साइज प्रिंट कराऊं तो अब आएगा 8। तो एक बार इसे दोबारा से प्रिंट करा कर देख लेते हैं कंपाइल कर। तो देखो, अब हमारा यूनियन का साइज कितना हो गया 8। तो इससे हमें ये समझ में आया कि स्ट्रक्चर में क्या होगा, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सबका साइज ऐड होगा, उसके बाद वो टोटल साइज निकल कर आ जाएगा स्ट्रक्चर का। लेकिन यूनियन में वो देखेगा कि सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है, और उतना ही साइज देगा पूरे यूनियन डेटा टाइप को, पूरे यूनियन को। तो ऐसे करके साइज होते हैं डिवाइड। अब हम लोग जब सारी वैल्यू एक साथ प्रिंट करा रहे थे, तब क्या हो रहा था कि यूनियन के पास पड़ रही थी साइज की कमी। अब जब साइज की कमी पड़ रही है तो वो सभी वेरिएबल्स को जो वैल्यू हमने दी थी वो स्टोर नहीं करा पा रहा था। अब अगर हम लोग एक एक करके वैल्यू को इनिशियलाइज करें, अगर मान लो मैं सिर्फ आर में जो यूनियन है हमारा उसमें सिर्फ हाइट अगर मैं प्रिंट करवाऊं, तो इसे करता हूँ सेव, कंपाइल, रन। तो अब हमारा जो हाइट है वो प्रिंट होकर आ गई 5.7, जो कि हमने इधर पर हाइट कितनी दी थी आर में, रसमलाई में 5.7।
तो इससे हमें एक और चीज पता चली दोनों में डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या हो गया, साइज का। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ कि हम लोग स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उन सबको एक साथ काम में ले सकते हैं, एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन यूनियन में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर यूनियन में हम लोग को डेटा मेंबर्स यूज में लेना है तो हम लोगों को एक एक करके यूज में लेना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रक्चर में हम लोग सारे डेटा मेंबर्स को एक साथ यूज में ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है कि अगर स्ट्रक्चर में हम लोग कोई भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर के बाकी जो डेटा मेंबर्स हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम यूनियन के किसी डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज करते हैं तो उसके बाकी के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उन पे फर्क पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। तो इधर पे मैंने क्या करा कि सबसे पहले जो इतने पूरे को कर देता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। और कमेंट आउट करने के बाद अब देखो, रसमलाई में सबसे पहले मैंने हाइट दी है 5.7। अब मैं इस हाइट को करता हूँ चेंज। तो इधर पे मैं लिखता हूँ आर डॉट हाइट इज इक्वल टू मान लो 5.3। और अब मैं हाइट की जगह पर क्यूट को प्रिंट करा कर देखता हूँ। तो मैंने इधर पर सी आउट में प्रिंट कराया आर डॉट क्यूट और इसे सेव करा। इधर पर कंपाइल करा और रन करा। तो देखो, मैंने चेंज कैसे करा था, यूनियन में मैंने चेंज करा था हाइट को, और प्रिंट कैसे करवाया, क्यूट को मैंने प्रिंट करवाया। लेकिन क्यूट में तो कोई वैल्यू मैंने चेंज नहीं करी, जो 100 थी वही रही। लेकिन इधर पर प्रिंट होकर आया कुछ और नंबर। तो यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि अगर हम लोग यूनियन में किसी भी डेटा मेंबर को बाद में चेंज करते हैं तो बाकी के डेटा मेंबर्स में ऑटोमेटिकली फर्क पड़ता है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। अगर यही सेम काम हम स्ट्रक्चर में करें तो मैंने इधर आर की जगह कर दिया डी, तो अब ये बन गया हमारा डेटा स्ट्रक्चर का वेरिएबल। और इधर पे भी मैंने आर की जगह कर दिया डी। तो मैंने आर की जो डी की हाइट है वो पहले कितनी थी 5.2, मैंने चेंज करी 5.3। लेकिन अब क्यूट को जो डी के अंदर हमारा क्यूट वेरिएबल है उसको प्रिंट अगर मैं कराऊं तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता नहीं है। तो इसे मैंने करा दोबारा रन। अच्छा हाँ सॉरी, मैं इधर सेव कराना भूल गया, इसे सेव कर देता हूँ। फिर इसके बाद कंपाइल करता हूँ और फिर रन करता हूँ। तो देखो, हम लोगों ने जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें हाइट की वैल्यू 5.2 से 5.3 करी और डी डॉट क्यूट प्रिंट कराया। तो वो कितना प्रिंट हो गया हमारा, 100 प्रिंट हो गया। मतलब कि कोई वैल्यू में चेंज नहीं आया। तो इससे हमें पता चला कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर में कोई एक डेटा मेंबर को चेंज करते हैं तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं आएगा, जबकि यूनियन में अगर हम किसी डेटा मेंबर को चेंज करेंगे तो दूसरे पे फर्क आ जाएगा। तो इसी को पूरा समराइज करते हुए मैं बताता हूँ कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर और यूनियन में तीन मेजर डिफरेंसेस समझे। सबसे पहला साइज का। अगर स्ट्रक्चर में हम लोगों को साइज देखना है तो जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे उनको प्लस करके जो साइज आएगा वो पूरे स्ट्रक्चर का साइज होगा। यूनियन में ऐसा नहीं होगा। यूनियन में वो देखेगा कि सबसे ज़्यादा साइज कौन से डेटा टाइप का है, कौन से डेटा मेंबर का है, उसी हिसाब से वो पूरे यूनियन का साइज उतना ही रख देगा। दूसरी चीज हमने देखी कि स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे उन सबकी मेमोरी लोकेशन अलग अलग जगह पर होगी, लेकिन यूनियन में जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे उन सबकी मेमोरी लोकेशन एक ही जगह पर होगी। तीसरी चीज हमने देखी कि यूनियन में हम लोग सभी डेटा मेंबर को एक साथ इस्तेमाल में नहीं ले सकते, लेकिन स्ट्रक्चर में हम लोग सारे डेटा मेंबर्स को एक साथ इस्तेमाल में ले सकते हैं। और फाइनल चीज हमने देखी कि अगर हम लोग यूनियन में किसी भी डेटा मेंबर को चेंज करते हैं तो बाकी के डेटा मेंबर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में अगर हम ऐसा करते हैं तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। तो यही थे हमारे यूनियन और स्ट्रक्चर। इसी के साथ साथ सी प्लस प्लस फंडामेंटल पूरा खत्म होता है और अब मैं स्टार्ट करूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।